नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। पूरे देश में हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत हो रही है। अस्पताल में बेड नहीं है। कोरोना की वजह से देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ऐसे में कोरोना से कैसे बचा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने डॉक्टर्स का पैनल है। उनसे हम बात करेंगे कि कोरोना महामारी के माहौल में लोग कैसे इस महामारी से बच सकते हैं, खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब पूरे देश के अंदर एक दिन में 3.5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना का ये दूसरा वेग बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि अस्पताल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, और इन सब के बीच संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। महामारी के खिलाफ हमारा युद्ध भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी संक्रमण के जो मामले हैं वो पूरे देश में आसमान छू रहे हैं। संक्रमण के मामलों की अगर बात की जाए तो पहले तक ये जो मामले थे वो एक समय ऐसा भी था कि 50,000 60,000 तक मामले थे, लेकिन अब पूरे देश के अंदर 24 घंटे में मामले 3 लाख 3.5 लाख से भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो बातचीत शुरू करने से पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जीके गुप्ता, चेयरमैन है फिलिक्स हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर पूजा दीवान है, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र कुंद्रा है, मणिपाल अस्पताल दिल्ली से। आप तीनों का ही सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। सबसे पहले डीके गुप्ता जी, आपके पास आते हैं। सेकेंड वेव है कोरोना का, और कहीं ना कहीं संक्रमण की जो रफ्तार है वो पूरे देश में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि शायद जो सेकेंड वेव कोरोना की आएगी वो इतनी ज्यादा घातक साबित होगी। गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ये सेकेंड वेव है, दूसरी लहर है, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन केसेस आ रहे हैं, जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी, ना सरकार को इसका आवाज था, ना ही जनता को आवाज था। और शायद हम सब की कुछ कमियां थी जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई। हम सबने कोविड बिहेवियर का पालन नहीं करा। जो हमारे राजनीतिक थे, नेता थे हमारे, उन्होंने जितनी फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, धर्म गुरुओं ने आयोजन करे, किसानों ने धरना प्रदर्शन करे, स्कूल कॉलेज सारे खुले रहे, पूरा कोई लॉकडाउन नहीं था, लॉकडाउन सारा ओपन हो गया था। तो कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेदारी थी कि हम चीजों को फॉलो करते हैं। हम लोगों ने देखा नहीं कि यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में बुरा हाल है सेकंड और थर्ड लहर का, जब वहां आ सकती थी हमारा क्यों नहीं आ सकती थी। तो कहीं ना कहीं हमारी दूरदर्शिता की कमी रही हम सबकी, और हमने जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया थी उसको तेज नहीं करा। अगर हमें इससे एक ही उपाय है इसको परमानेंटली सॉल्व करने का, वो है कि हम 70 से 80% को आबादी को अपनी वैक्सीनेट कर दें। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन रैंप होना चाहिए था, पार्शियल लॉकडाउन लगा रहना चाहिए था, और साथ में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था उनका सख्ती से पालन होना चाहिए था। अभी भी टाइम है, अगर हम इन तीनों चीजों का पालन करेंगे तो अगली तीसरी लहर को बचा सकते हैं। पर करंट जो दूसरी लहर चल रही है, इसमें एक ही तरीका है कि हम अर्ली डायग्नोसिस करें और अग्रेसिव ट्रीटमेंट करें। उसमें भी क्या है कि बहुत सारी जगह ऑक्सीजन बेड्स नहीं है, आईसीयू बेड्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो रहा है, हेल्थ केयर स्ट्रक्चर चरमरा गया है, बिल्कुल ओवरलोडेड है। इस समय हमें ये चाहिए जो L1 कैटेगरी के लोग हैं, जो आइसोलेशन, जो होम केयर पे हो सकते हैं, जिनको हल्का ऑक्सीजन चाहिए, SOS चाहिए, कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं की अच्छी से केयर नहीं हो पा रही, उसकी वजह से वो L2 सीरियस हो जा रहे हैं, उनको फिर ऑक्सीजन और आईसीयू की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों की केयर अगर हम घर के आसपास ही कर दें और जरूरत पड़े तभी उनको रेफर करें, तो उससे क्या होगा कि जो अस्पताल है बड़े, उन पर ओवरलोडिंग नहीं होगी और कंजेशन नहीं होगा, बेड की मारामारी नहीं होगी। तो हमने एक सजेशन दिया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको मान लिया, यूपी गवर्नमेंट उस पर काम चर्चा कर रही है, हो सकता है अप्रूवल मिल जाए। उसमें यही है कि हर सेक्टर्स में जो सोसाइटीज हैं, सेक्टर्स हैं, उन सब में बारात घर, कम्युनिटी सेंटर है, क्लब हाउसेस हैं, उनको छोटे आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर देना चाहिए, और वहाँ का जो नियर बाई हॉस्पिटल है उसको उससे अटैच कर देना चाहिए। उसकी पैरामेडिकल केयर है, ब्लड टेस्ट है, लैब टेस्ट है, CT स्कैन है, वो उस अस्पताल से हो जाएंगे। और जो लोकल डॉक्टर सोसाइटी में रहते हैं वो उसका ध्यान रख सकते हैं, और नर्सिंग केयर नर्सिंग दे सकती है। अगर जरूरत पड़ती है SOS ऑक्सीजन उन 5-7 बेड लगा के वहां मिल सकती है, और अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको कोविड हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं। इवन बहुत सारे मरीज ऐसे भर्ती हैं अस्पतालों में बड़े में जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जो फ्री, मतलब जो चाहे तो अर्ली डिस्चार्ज किए जा सकते हैं, और इन सेंटर से वापस लाके केयर की जा सकती है। तो इसको रेफरल और बैक रेफरल का एक सिस्टम बना के हम बड़े अस्पतालों को डिकंजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल,
डॉक्टर साहब, इस बारी जैसे कि हम सेकेंड वेव में देख रहे हैं कि संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं बेफिक्र भी हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पहले के लॉकडाउन की, तो पहले जिस तरीके से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, नियमों का पालन कर रहे थे, वैक्सीनेशन भी आ गया, लोगों में बेफिक्री थी, तो क्या एक वजह ये भी है कि लोग इस बार की कोरोना वेव को लेकर शुरुआत में कहीं ना कहीं बेफिक्र थे, तो शायद यही वजह है कि संक्रमण की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों की वजह से ये मानव जनित लहर है, हम सबकी गलती है इसमें, चाहे आम जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो, चाहे सब लोगों ने किसी चीज का ध्यान नहीं रखा और उसकी वजह से ये दूसरी लहर आई है। तो हमें चाहिए एटलीस्ट तीसरी लहर ना आए, तीसरी लहर ना आए, इन सब चीजों का खास ध्यान रखें और कोरोना को कंट्रोल करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब बनी रहिएगा हमारे साथ। हम सीधा चलते हैं पूजा जी के पास। डॉक्टर पूजा जी, जिस तरीके से सेकंड वेव देखा जा रहा है, ऐसे में गर्भवती महिलाएं भी हैं जो कोरोना संक्रमण की शिकार हो रही हैं, तो आप ऐसे महिलाओं के लिए, ऐसे मरीजों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस वेव से कैसे बचा जाए अगर कोई गर्भवती महिला संक्रमित हो जाती है? तो आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। डॉक्टर गुप्ता ने जो भी बातें कही मैं उन सबसे सहमत हूँ। मैं आप सबको बता दूं कि मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। तो जिस बात पे आज तवज्जो देनी है, हमें मालूम है कि सरकार ने कहा है कि 1 मई से 18 साल की उम्र से बड़े जितने लोग हैं उन सबको कोरोना की वैक्सीनेशन टीकाकरण करना चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, क्या उनको वैक्सीनेशन लेना है कि नहीं लेना है? 2-4 महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ। सर्वप्रथम कि हम लोगों को हर चीज के लिए क्लिनिकल ट्रायल करने हैं। गर्भवती महिलाओं में बहुत आवश्यक है समझना कि क्या ये टीकाकरण गर्भवती महिला को फायदा देगा कि नहीं, और जो उसकी कोख में बच्चा पल रहा है यानी कि फीटस है, उससे कोई नुकसान तो नहीं करेगा। तो ये तो क्लियर है कि जो भी सीवियर कोरोना की जो बीमारी है, वो अगर गर्भवती महिला को भी इंजेक्शन लगाया जाए तो वो सीवियर कोरोना की बीमारी से बच पाएगी, तो कम से कम उसका गर्भ चल पाएगा। दूसरी बात कि जो बच्चा कोख में है उसको कोरोना के टीकाकरण से फायदा है, नुकसान है, बनावट में कोई कमी तो नहीं है, या वो कोख में ही तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो हमने ये देखा है कि बच्चे की बनावट में कोई कमी नहीं आई। पर क्या हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स हैं? नहीं, हमारे पास नहीं। हमने ये पता करा जानवरों पे एनिमल स्टडीज करके कि हाँ, बच्चे की जो कोख है उसके बच्चा जो है वो कोख में जो पल रहा है उसमें कोई कमी नहीं आई, जो एनिमल्स पे स्टडी देखी गई। और जो गर्भवती महिला है यूएसए में, अमेरिका में हाल ही में 20,000 लोगों की तरफ से, ये आप लोग बार बार फोन कर रहे हैं क्या कनेक्शन में? हेलो जी पूजा जी बोलिए। जी हाँ जी, मैं दिख रही हूँ ना आपको स्क्रीन पे? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें दिख पा रही हैं, बोलिए आप। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो 20,000 महिलाएं अमेरिका में जिनका टीकाकरण किया गया है ट्रायल में, उनमें कोई भी गलत सिम्टम या गलत बीमारी नहीं पाई गई। तो फीगो जो है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट, उसने एक गाइडलाइन दी है जो कि गुड प्रैक्टिस गाइडलाइन है, पर उसके अंदर वेवर ये है कि आपको अगर गर्भवती महिला का टीकाकरण करना है तो करें, पर उसको बाकायदा ठीक से सारी बातें समझाएं और उसको ये समझाएं कि ये उसकी इन्फॉर्म चॉइस है और इस पे पूरी स्टडी नहीं है। उसको भी 2 टीके लगेंगे और वो 2 टीके वही 4 हफ्ते और 8 हफ्ते के गैप में लगेंगे। और प्रेगनेंसी के दौरान इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू का जो टीका लगता रहा है सीजनल, वो तो लगना ही है, और जो 27 से 36 हफ्ते के बीच में टीपी डैप का इंजेक्शन है वो भी लगना है। ये मैंने 2 इंजेक्शन क्यों उठाए? मैंने इसलिए उठाए कि यदि आप कोरोना का टीकाकरण कर रहे हैं तो कोई भी समय नहीं ऐसा देखा गया कि पहले 3 महीने या बीच के 3 महीने या अंत के 3 महीने में लगना चाहिए। आप किसी वक्त भी कर सकते हैं क्योंकि इस पे स्टडी नहीं है। पर यदि आपको इनमें से बाकी जो ना फ्लू या टीडैप का इंजेक्शन लगना है तो कोई भी अगर आपने और वैक्सीन लगाई है तो 14 दिन का गैप चाहिए। साथ में
ये भी प्रश्न उठा है कि यदि हम लोग कोई वैक्सीन दे रहे हैं तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन फायदे का है या नहीं। तो एब्सोल्यूट तो नहीं कह सकते, पर ये जरूर पता किया गया है कि अगर महिला को हम टीकाकरण दे रहे हैं तो इस महिला को, अगर कोई ऐसी महिला है जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या उसने टीकाकरण लिया है और उस दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई, या उसने टीकाकरण ले लिया है और अब उसको कितनी देर तक रुकना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट हो, हर परिस्थिति में, ये तीनों परिस्थितियों में ये देखा गया है कि टीकाकरण आप निडर होके करवाएं, चाहे आप गर्भवती हैं, चाहे आप प्लान करवा रही हैं। पर अगर कोई बाद में नई बात पता चली तो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। और ये भी कि 3 किस्म की वैक्सीन बनी है, mRNA से बनी है, रिकॉम्बिनेंट से बनी है, वायरल वेक्टर से बनी है। तीनों के तीनों आप दे सकती हैं। तीनों में कोई जेनेटिक म्यूटेशन या कुछ गड़बड़ी नहीं पाई गई, खासकर mRNA से। जो पहली वैक्सीन टीकाकरण में दी गई वही वैक्सीन फिर से आपने टीकाकरण में देनी है, आपने बदलनी नहीं है। तो मूलतः ये बात उठी है। बिल्कुल बिल्कुल, पूजा जी बनी रहेगा हमारे साथ। हम सीधा चलते हैं अब डॉक्टर देवेंद्र कुंद्रा जी के पास। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वैक्सीन की पहली डोज जो लोग ले चुके हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं संक्रमण की जो लहर है वो सभी लोगों वाकिफ है उस चीज से कि क्या आज देश का माहौल क्या है। लेकिन आपसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे, तो ये पहली वजह क्या है कि जो लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी है वो भी संक्रमित क्यों हो रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोगों को बहुत ही बड़ा मिथ मैं कह सकता हूँ कि लोग जो मान के चल रहे थे कि फर्स्ट डोज लग गई है तो अब वो प्रिकॉशंस अपने नहीं लेंगे तो उनको कोरोना नहीं होगा। हमें लोगों को ये समझाना होगा कि जो वैक्सीनेशन है ये एक प्रिवेंशन है, ये क्योर नहीं है। मैं बताऊंगा, जैसे कि एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये प्रिवेंटिव थेरेपी थी कि हमने वैक्सीनेशन लिया है तो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी जिससे आप आगे चल के जो सीवियर डिजीज है वो होने के चांसेस कम हो जाएंगे, पर इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं है। लोगों को ये लगा कि अब वैक्सीन तो लगा ली है, अब तो हम मास्क ना पहने, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दे, हैंड सैनिटाइज ना करें तो भी काम चलेगा और हमें तो कोरोना नहीं होगा, जो कि ऐसा नहीं था। हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं 3 चीजें हमेशा जरूरी थी इस इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रोकने की। पहली, मास्क पहने, सेकेंड हैंड सैनिटाइज, तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग। अगर ये 3 चीजें नहीं कर रहे हैं तो ये कोरोना का जो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन है ये कभी नहीं रुक सकता। अब हमने हमारे पास अब चौथी चीज भी आ गई है, वैक्सीनेशन, जो कि एक प्रिवेंशन है। अगर हम वैक्सीनेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, तो एक ऐसी इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी ऐसी डेवलप हो जाएगी लोगों में कि जो चांसेस है इन्फेक्शन के वो भी कम है, प्लस जो सीवियरिटी है डिजीज की वो कम हो जाएगी। देखिए, वैक्सीनेशन पहले से भी कई डिजीज का चलता आ रहा है, पर आज भी वो डिजीज तो होती है। जैसे अब बहुत ही कॉमन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले लें, लोग हर साल लगवाते हैं, अपने बच्चों को भी लगवाते हैं, कई लोग बुजुर्ग लगवाते हैं, पर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन फिर भी होता रहता है, पर उतना सीवियर नहीं होता, उसका निमोनिया नहीं होता। सिमिलरली लोगों को ये समझना होगा जो ये वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन उस सीवियर डिजीज से बचाव के लिए है, ना कि आप कोई प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपको इन्फेक्शन ही नहीं होगा। वैक्सीन ये गारंटी नहीं देती है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। वैक्सीन की एक एफिकेसी है, उस एफिकेसी को समझिए। वेल्थ अपनी मिथ को बाहर करिए। लोगों को बहुत सारे, लाइक अगर मैं कहूँ कि कुछ लोगों को तो ये तक भी मिथ है कि एडवर्स रिएक्शंस को लेके। देखिए, एडवर्स रिएक्शंस बहुत रेयर है, वो हर वैक्सीनेशन के साथ होते हैं। रेयर, जबकि बहुत ही कम होगा, कई लोगों में से शायद कुछ ही कोई होगा, नहीं तो नहीं होगा। कॉमन क्या है कि पैंडेमिक है, लोगों को इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इस वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट करें। इस जो वैक्सीनेशन जो सरकार ने चला रखा है इतना बड़ा प्रोग्राम, उसके लिए एक्सेप्टेंस की जरूरत है। लोगों को समझना होगा कि वैक्सीनेशन उनके बेहतरी के लिए है, ना कि उससे डरें और उसको ना लें, और लेने के बाद ये ना सोचें कि अब हम प्रिकॉशंस नहीं लेना। देखिए, प्रिकॉशंस आपको हमेशा लेना है। तो रिमेंबर, कहना चाहूंगी डॉक्टर साहब, जी जी बोलिए। प्रश्न जो पूछा गया है वो ये है कि पहली कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन क्यों होती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपकी जो वैक्सीनेशन है वो 2 डोजेस की है, तो पहली बात तो जो पहला आपको वैक्सीन दिया जाता है तो आपका शरीर उसके अगेंस्ट रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। उसको वो पहली बार एक्सपोज किया गया, उसको पूर्णतः रिस्पांस नहीं बनाए, और दूसरी बार भी उसको वैक्सीन देकर पूर्ण रिस्पांस लाया जाता है। पहली बार तो वैक्सीनेशन ही खत्म नहीं हुई। दूसरी बात
कि जो वैक्सीन है उसका 100% सब पे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं, ये किसी भी वैक्सीन में फुल प्रूफ नहीं होता। तीसरी बात, हमारी ये जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, पावर ऑफ द स्टडी एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल पे अभी तक खरी नहीं उतरी है। चौथी बात, हम भी जानते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो वो म्यूटेट करता है। तो आपने जब ये वैक्सीन बनाई है तो आपने एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वायरस के अगेंस्ट बनाई है, तो जब रैपिडली म्यूटेशंस होती रहती हैं तो आप उसको झेल नहीं पाते। और जब आपने बोला कि हमें ये भी नहीं पता कि ये जो वैक्सीन दे रहे हैं पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में हर टाइप की वैक्सीन में सही अंतराल यानी कि कितना गैप होना चाहिए, उस पे भी हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पूरी वैक्सीनेशन के बाद आई स्टिल हैवंट फिनिश्ड एंड द लास्ट थिंग व्हिच यू हैव कंपेयर्ड, आपने कंपेयर करा है इस वैक्सीन को फ्लू वैक्सीन के साथ। फ्लू वैक्सीन सीजनल वैक्सीन है जो ईयरली दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो एक एपिडेमिक है जिसमें वो म्यूटेट करता रहता है और हर बारी नई शक्ल और सूरत के साथ आता है, इसलिए हर बारी वैक्सीन की भी जो पदार्थ है वो बदलते हैं। कोरोना वायरस जो है वो म्यूटेट करके सीजनल वैक्सीन की तरह देने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं हम नहीं जानते हैं, और उसके अंदर अगर जरूरत भी पड़ेगी तो म्यूटेशंस के हिसाब से क्या वेरिएबिलिटी लाई जाएगी हम कह नहीं सकते। तो एप्पल्स टू एप्पल्स फ्लू वैक्सीन के साथ कंपेयर करना मुझे नहीं लगता वाजिब है, ये तो समय के साथ पता चलेगा। और सवाल ये पूछा गया था कि आपने अगर वैक्सीन पहले दी है तो उसके बाद संक्रमित क्यों होते हैं, क्योंकि कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्कुल जी बताइए। प्रिकॉशन जी देवेंद्र जी शुरुआत से बोला जा रहा था कि प्रिकॉशंस लेना, लोगों ने वो प्रिकॉशंस नहीं लिए और ये बात दूसरी बात आपने जो बोला कि क्या बॉडी ने एंटीबॉडी का डेवलप किया, जो रिस्पॉन्स था उतना आया नहीं, ये भी एक दूसरी चीज है। पूरी कंप्लीट वैक्सीनेशन तो ऑब्वियसली आपको सेकंड डोज के बाद ही है, पर फिर भी क्या सेकंड डोज लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अगेन आई एम टेलिंग यू, वैक्सीन इज जस्ट टू अवॉइड हैविंग मॉडरेट टू, मतलब आपकी मॉडरेट टू सीवियर डिजीज नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसा मेरे को गारंटी नहीं है। दूसरा डॉक्टर दीवान, लेट मी फिनिश मैन, कैन यू प्लीज लिसन, मेरे को भी मैडम एक बार बोलने देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने आपको सुन लिया, मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आप एग्री हो प्लीज बताना मुझे। आई एग्री विद योर वर्ड। दूसरा आपने मुझे बोला कि जो टाइमिंग का था, अभी तक ट्रायल्स अभी क्योंकि न्यू है वैक्सीन, ट्रायल्स हैं, हम पैंडेमिक से निकल रहे हैं। अभी हमारी जो डिजीज है ये कोई एंडेमिक या सीजनल नहीं हुई है, अभी तक ये कंटिन्यूज है ये डिजीज, फिर हमारा जो पैंडेमिक है वो खत्म ही नहीं हुआ है। तो स्ट्रेन बदल भी रहे हैं, अब स्ट्रेन जब जब बदलेंगे उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन से आगे चल के बदलेंगे। फिलहाल जो हमारे पास वैक्सीन है वो जो लास्ट फर्स्ट स्ट्रेन आया था हमने उसके अगेंस्ट में ही डेवलप करी हुई है सारी वैक्सीन। स्ट्रेन कब बदलेगा, कब दूसरा वैक्सीन आएगा, ये क्लिनिकल ट्रायल्स हम बाद में डिसाइड करेंगे। 2 वैक्सीन तो पूरा कंप्लीट कोर्स है कि आपको 2 वैक्सीन लगाना है। पहले बोला था 4 हफ्ते के बाद, उसके बाद हमने से बढ़ा के अब 8 to 12 वीक्स भी कर दिया कुछ जगहों पे। तो द पॉइंट इज कि आप वैक्सीनेशन के बाद आपको सीवियरिटी जो निमोनिया होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। मैं वही बात बोल रहा हूँ, लोगों को ये लगा कि अब हम प्रिकॉशंस ही ना लें, हमें वैक्सीन लग गया अब हमें डिजीज ही नहीं होगी। एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट तो मेरे पास पेशेंट से कॉल आते हैं जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं, कई लोग तो ये बोलते हैं कि सर मैं वैक्सीन ले लूँ, मुझे कोरोना हो गया तो मैं वैक्सीन ले सकता हूँ। लोगों को ये भी समझना पड़ेगा ये प्रिवेंशन है, ये क्योर नहीं है, ये डिजीज होने से पहले की चीज है, डिजीज होने के बाद की चीज नहीं है। शायद मैं इतना ही बोलना चाहता था मैडम। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं आपकी बात से यही एक और बात ऐड करती हूँ और शायद आप भी इससे बिल्कुल हामी भरेंगे कि बहुत से लोग दोनों वैक्सीन की डोजेस लेने के बाद एक सेट इंटरवल में टेस्ट कराने के बाद भी एंटीबॉडीज अपने में नहीं पा रहे। हो सकता है कि उन लोगों को कोई भी फायदा नहीं हुआ, पर बाकी सब में ये तो देखा गया है कि चाहे वैक्सीनेशन चल रही है चाहे खत्म हो गई है, अगर वो संक्रमित हो रहे हैं तो हमें लगता है कि उम्मीद है कि सिवियरिटी डिजीज की कम होगी। दूसरी बात भी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, जिस दिन भारत देश में हमारी वैक्सीन बन गई और हम उसको एक्सपोर्ट भी करने लगे तो हमारा देश इतना खुश हो गया कि सबको लगा कि हम बैठे बिठाए ही वैक्सीनेट हो गए हैं। पर हकीकत ये है कि हम अनुशासन प्रिय इतने नहीं हैं, हम सेल्फ डिसिप्लिन इतने नहीं हैं। तो आत्मनियंत्रण और अनुशासन रखना दोनों ही अत्यधिक जरूरी है। आप बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। हाँ जी जी हाँ जी बिल्कुल। अब हम सीधा चलते हैं डॉक्टर गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी, जिस
जिस तरीके से अब संक्रमण की जो रफ्तार पूरे देश में देखी जा रही है, किसी वजह से अब हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता जी संपर्क में नहीं है। अब हम सीधा ये सवाल पूछना चाहेंगे पूजा जी आपसे ही। पूजा जी, जिस तरीके से देश में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, ऐसे में संक्रमित मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है या जो टेस्टिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव मरीज है वो टेस्टिंग में नहीं आ रही हैं, शायद दूसरे टेस्टिंग या तीसरे टेस्टिंग की ट्रायल में ही ये चीजें देखने को मिल रही है। तो क्या इसकी मुख्य वजह है, या फिर जो लोग संक्रमित हो गए और वो टेस्ट में नहीं आए, रिपोर्ट में नहीं आते हैं, तो वो कैसे एहतियात बरत सकते हैं घर पे रहकर, या आपके हिसाब से उन्हें घर में ही रह के इलाज करवाना चाहिए या फिर अस्पताल जाना चाहिए? देखिए, जब ये टेस्ट बने थे तो पहले एंटीबॉडी टेस्ट था, फिर आरटीपीसीआर का टेस्ट था जी। तो आरटीपीसीआर का टेस्ट में भी 30% यानी 100 में से 30 लोग जो वाकई में शायद कोरोना को सफर कर रहे थे वो पिक नहीं हो रहे थे। फिर ये टेस्ट और एडवांस हुआ, फिर भी 100 में से 10 लोग पिक नहीं हो रहे थे। ये पुराने वायरस के साथ था। अब ये मान्यता है कि जो वायरस के स्ट्रेन हैं, चाहे वो ब्राजीलियन है, चाहे साउथ अफ्रीकन है, चाहे यूके हैं, या जो भी नए म्यूटेट हो रहे हैं, वो दो किस्म के हैं। या तो वो सिम्टम्स वैसे नहीं दे रहे जैसे कि पहले हमको आदत थी, जैसे कि टेस्ट नहीं होना, सांस मतलब स्मेल का लॉस होना, या फिर वो नए तरीके से सिम्टम लेकर आ रहे हैं। जो भी है वो ये म्यूटेट अगर हो रहे हैं तो शायद इस कारण भी हमारे टेस्ट उसको नहीं पिक कर रहे। अब यदि आपको कोरोना वायरस हो गया है, इन्फेक्शन हो गई है और आपको कोई सिम्टम ही नहीं है, तो आपको थोड़ी मालूम है कि आप जिसके पास मिल रहे हैं वो आपसे संक्रमित हो रहे हैं। उसमें पता तब चलता है अगर उनमें से कोई ऐसा इंसान हो, खासकर जिसकी उम्र ज्यादा हो या जिसको कोमॉर्बिडिटीज हो, यानी कि क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह वाली, तो उसमें पता चलता है। अच्छा, सपोजिंग आपने सवाल पूछा कि आरटीपीसीआर जो अपना टेस्ट है कोरोना का, वो तो नेगेटिव आया, ठीक है, संक्रमित है या नहीं, उसके कोई लक्षण है या नहीं, या तो आपने कांटेक्ट ट्रेसिंग से करा या आपको लक्षण थे। तो अगर आपको बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ, आरटीपीसीआर नेगेटिव हुआ और हल्का फुल्का खांसी जुकाम होकर ही खत्म हो गया, तो आमतौर पे आगे कोई टेस्ट नहीं कराते। पर अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन है, बुखार तेज हो रहा है, चाहे आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है या नहीं, पर आरटीपीसीआर नेगेटिव है, आरटीपीसीआर नेगेटिव है, इसको ध्यान रखें, पर बुखार तेज है, सांस में तकलीफ आ रही है और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं या आप हाई रिस्क हैं, तो आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप सीधे सीटी स्कैन कराएं, क्योंकि सीटी स्कैन में जो पिक्चर है वो बिल्कुल कोरोना वाली आ जाती है। तो पता चलता है, तभी तो हमको पता चल रहा है कि हाँ भाई इसे कोरोना है पर आरटीपीसीआर नेगेटिव है। तो देखिए, सवाल ये उठता है, आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा और डॉक्टर गुप्ता ने भी इसको आंसर करा था कि होम क्वारंटीन, होम आइसोलेशन कब करना चाहिए और अस्पताल में कब जाना चाहिए। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर करके लक्षण बताए गए। माइल्ड में यही है कि हल्का बुखार है, 100-101 का, खांसी जुकाम है, पर आपकी रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, वो 24 से ऊपर नहीं है, ऑक्सीजन लेवल 90-91 से नीचे नहीं है, तो आप घर पर ही रह सकते हैं। और अगर आप हाई रिस्क पेशेंट हैं या आप बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सा भी इंडिकेशन पे आप एडमिट हो सकते हैं और मॉडरेट कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंशिएशन है। बिल्कुल, अगर माइनर है तो आप होम आइसोलेशन में ही रह के अपना इलाज कराएं, जरूरी नहीं है कि आप अस्पताल जाएं। अब हम सीधा चलते हैं देवेंद्र जी के पास। डॉक्टर देवेंद्र, संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, ऐसे में हमने फर्स्ट वेव को भी लेकर बात किया, इस बार का सेकंड वेव बहुत खतरनाक है, शायद लोगों ने सोचा भी होगा कि शायद जो सेकंड वेव है वो इतना घातक सिद्ध होगा। ऐसे में WHO का कहना है कि अभी सेकंड पीक नहीं आया है, लेकिन अगर सेकंड पीक नहीं आया है तब देश के हालात ऐसे हैं और सेकंड पीक में जाहिर सी बात है संक्रमण की रफ्तार और बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में लोग कैसे खुद को बचाएं, कैसे घर में रह के इलाज करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से खुद को कैसे सेफ कर पाएं? हाँ बिल्कुल, ये जैसा कि अभी पीक रियली अभी मान के चलेंगे कि आया नहीं है ये पीक अभी जी। ये जरूर देखा गया है, जो ये न्यू स्ट्रेन है, अगर ये म्यूटेंट स्ट्रेन है साथ में या पुराना स्ट्रेन भी चल रहा है, ये मोर इन्फेक्शियस है। इस बार वाला वेव ज्यादा इन्फेक्शियस है। एक अगर घर में किसी एक को हो रहा है तो लाइकली है कि घर के काफी मेंबर्स को हो जाएगा, सभी को नहीं तो बस मान के चलिए शायद 80% लोग तो घर के अफेक्ट हो ही जाएंगे।
और जैसा कि डॉक्टर दीवार ने भी ये बात बताया कि लोग जब RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं तो कुछ घर के लोग तो नेगेटिव आ रहे हैं, ये मान के चलते हैं कि वो नेगेटिव हो सकता है सिम्टम्स बाद में डेवलप हो, वो ये भी हो सकता है सिम्टोमेटिक कैरियर हो जो बाहर निकलेंगे और दूसरों को इन्फेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो पहली गाइडलाइन थी ना, जब हम ये उसको ध्यान में रखें कि जब भी किसी का एक भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव होता था तो उसके घर के जितने भी लोग कॉन्टेक्ट में होते थे उन्हें भी आइसोलेट ही रहना होता था, एटलीस्ट फॉर अ वीक कि आप बाहर भी नहीं निकलेंगे, दूसरे लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। पर अब जो सिचुएशन, आई डोंट नो कि लोग इतना फॉलो कर रहे हैं या नहीं, बट जितना लोगों से सुनने में आ रहा है कि अगर घर में कुछ पॉजिटिव है वही घर के अंदर है आइसोलेट, बाकी लोगों का आना जाना हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन ऐसे ये चेन ब्रेक नहीं हो पाएगी। हमें कैरियर्स को भी समझना पड़ेगा कि उन्हें भी आइसोलेट रहना है और ये इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को चेन को रोकना है एक से दूसरे की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस है। अगर किसी एक को भी होगा तो घर में ज्यादातर लोग पॉजिटिव हो जाएंगे और सिम्टम्स मैक्सिमम पेशेंट को इस बार सिम्टम्स आ रहे हैं। एसिम्टोमेटिक कम है, माइल्ड सिम्टोमेटिक ज्यादा है, मॉडरेट भी थोड़े है मीडियम लेवल के, सीवियरिटी अगर मैं कहूँ तो शायद जितनी पहले थी उससे शायद थोड़ी सी उतनी ही या उससे थोड़ा ज्यादा होगी, पर हाँ इन्फेक्शन ज्यादा है इसमें कुछ। डॉक्टर साहब आपने जो इन्फेक्शियस बोला ना, कहते हैं कि जो पुराना स्ट्रेन था वो 100 में से 70% को इन्फेक्शन दे रहा था और अभी जो नया है वो कहते हैं 100 में से 90 को इन्फेक्शन दे रहा है। और आपने ये भी जो बोला ना कि पहले क्या था कि RT-PCR पॉजिटिव आया तो फिर बाकायदा 14 दिन बाद RT-PCR फिर से टेस्ट करके देखते थे कि RT-PCR नेगेटिव हुआ कि नहीं। तो कई लोग कम से कम इस चक्कर में रुके तो रहते थे कि चलो RT-PCR नेगेटिव होगा। अब जो RT-PCR पॉजिटिव भी है उनके लिए भी नीड नहीं देखी जाती कि वो RT-PCR नेगेटिव आए, क्योंकि कई लोग बहुत दिन तक, महीनों तक भी RT-PCR पॉजिटिव ही हैं और वो पूरे ठीक भी हो चुके हैं। तो इसलिए जो हॉस्पिटल्स का डिस्चार्ज प्रोटोकॉल पहले होता था कि जब RT-PCR नेगेटिव होगा और तब हम आपको भेजेंगे, और यदि भेज भी दिया तो जब तक आपका डॉक्यूमेंटेड नेगेटिव नहीं आएगा तब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। फिर ये भी आजकल सवाल उठ गया कि कितने दिनों के बाद RT-PCR पॉजिटिव हुआ। जैसे 10 दिन से लक्षण चल रहे हैं, आपने टेस्ट ही नहीं कराया, आज आपने टेस्ट कराया तो RT-PCR पॉजिटिव है, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो भी रफली होगा या सिम्टम्स का जब से पीरियड है तब तक क्वारंटाइन रखे। पूजा जी इंटरप्शन के लिए सॉरी, लेकिन आप कम शब्दों में ये जवाब दें कि जिस तरीके से अब RT-PCR नेगेटिव है लेकिन लोग संक्रमित हैं, तो कम शब्दों में जवाब दीजिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है या फिर ऐसे लोग भी हैं वो कैसे एहतियात बरत सकते हैं। देखिए, एहतियात तो यही है कि आप एक्नॉलेज करें कि चाहे आपने टेस्ट करवाया या नहीं, चाहे आप RT-PCR नेगेटिव हैं, पर अगर आप एक फैमिली में रह रहे हैं या आप उन लोगों से एक्सपोज थे जो कि पॉजिटिव हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि एसिम्प्टोमेटिक होते हुए भी आप स्प्रेड कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, आत्मनियंत्रण और सेल्फ कॉन्शियसनेस जरूरी है कि हम दूसरों में स्प्रेड ना करें। जाते जाते एक चीज और बोलूंगी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडीज कर रही हैं, क्या उन लोगों को, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग भी साल भर तक किया जाता है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए कि नहीं, इस पे भी डिबेट है। हाल फिलहाल इतना कहा जा रहा है कि स्टडीज अवेलेबल तो नहीं है, पर शायद रेकमेंडेशन ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन भी बेझिझक अपने को वैक्सीनेट करा लें, क्योंकि शायद उनके दूध में जो स्ट्रेंथ वाले, प्रोटेक्शन वाले इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, शायद उसके तहत नवजात शिशु को भी थोड़ा सा कण प्रोटेक्शन का कोरोना से मिल जाता है। और एक डिबेट और आ गई है, स्पेशली क्योंकि हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कि 18 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए तो हमने, और समस्त समाज के लिए हमने वैक्सीनेशन कही है। बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल आपने बहुत अहम जानकारी दी है। तो आप तीनों का ही हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ 3 डॉक्टर्स मौजूद थे। तो आपको बता दें कि संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस बार का जो कोरोना का स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ऐसे मरीज सामने आ रही हैं जिसकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, लेकिन फिर भी वो लोग संक्रमित है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। और ऐसे में लोकमंच न्यूज भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर बेवजह, अगर भी आपको कोई काम नहीं है तो घर से ना निकले, घर में ही बने रहे, ताकि जो कोरोना की चेन है उसे तोड़ा जा सके। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर आप खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।